बाद आप ये भी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन कार्य संभालने की ओर पैर बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो आप ये समझकर चलें कि ये सिस्टम चल रहा था लगभग 1772 ईस्वी तक। मुगल सिस्टम 1772 ईस्वी चल रहा था और इसमें करते क्या थे कि जो क्रिमिनल मामले थे उसमें चलता था पूरी तरह से शरीयत का कानून, चाहे सामने जो व्यक्ति है हिंदू हो, सिख हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। और जो सिविल मामले थे वो बहुत स्पष्ट नहीं थे, उसमें काजी लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कभी वो अपने कानून से कर लेते थे, कभी अगर उनको पता हो कि जैसे दो पार्टीज हैं, दोनों हिंदू पार्टियां हैं, उनका कोई कानून है, परंपरा है, कभी उसके हिसाब से कर लिया। तो बहुत कोडिफाइड यूनिफाइड सिस्टम सिविल मामलों में उस समय नहीं चलता था। अगर मैं कहूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोसेस कब शुरू हुआ तो उसका सही वर्ष आप कह सकते हैं कि 1833 के आसपास से शुरू हुआ। और 1833 से पहले 1772 से कुछ घटनाएं घटनी शुरू हुई। मैं यहां पर अभी दो चीज जानबूझ के छोड़ के चल रहा हूं। एक तो ये कि हिंदू लॉ में कौन सी खास बातें थी जिनसे दिक्कतें थी, और दूसरा मुस्लिम लॉ में कौन सी खास बातें हैं जिनसे दिक्कतें थी। अब मैं इसके बाद जब हिंदू लॉ पर आऊंगा तब वो बताऊंगा, और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या क्या दिक्कतें आती थी जिनका समाधान करना जरूरी था। तो अब देखिए कि 1772 ईस्वी से हमारे देश के लीगल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, और आज जो लीगल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं 1772 के प्रयासों से बदलना शुरू हुआ था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको इतिहास में आपने पढ़ाई होगा कि इसने दीवानी अधिकार खरीद लिए, सिविल राइट्स खरीद लिए, रेवेन्यू राइट्स खरीद लिए। तो जब इसने सिविल राइट्स खरीदे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये इलाका उस समय उनके पास आ गया। सिविल राइट्स या रेवेन्यू राइट्स का मतलब ये होता है कि वो अब वहां का जो लैंड रेवेन्यू है वो खुद वसूलेंगे, और उस लैंड रेवेन्यू को जब वसूलेंगे तो रेवेन्यू के वसूलने की प्रक्रिया से जुड़े हुए केसेस को भी वही देखेंगे। तो इस प्रक्रिया में हुआ ये कि सिविल मामले, इनका पूरा न्याय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5-7 साल बड़ी कोशिश की, लेकिन इसमें इतना करप्शन होने लगा, इतना बिखराव होने लगा, तो अंत में एक अधिकारी जो पहले यहां पर काम कर चुका था, यहां से परेशान होकर लौट गया था इंग्लैंड, उसको फिर से बुलाया गया और उसका नाम था वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स को 1772 में ये कहा गया कि आप कुछ ऐसा प्लानिंग कीजिए कि हम ये जुडिशियल सिस्टम अपना ठीक से मैनेज कर सकें, क्योंकि सिविल मामलों का जुडिशियल सिस्टम हमारे हाथ में है और उसको मैनेज करने के लिए हम कर नहीं पा रहे, सिस्टम कैसे करें। तो वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में अपना जुडिशियल प्लान पेश किया और इन्हें खूब शक्तियां दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उनके बोर्ड की तरफ से। और 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, और 1773 से ही वारन हेस्टिंग्स को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम वाला जो इलाका था वहां पर पहला गवर्नर जनरल, भारत का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के हिस्से का, तो पहले गवर्नर जनरल उसके बाद वारन हेस्टिंग्स उसके बाद बन गए। 1773 में भी उनका जुडिशियल प्लान आया। 1773 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में करने का फैसला भी कर लिया। 1781 में कुछ और रेगुलेशंस निकाले गए, और ये सारी प्रक्रिया वारन हेस्टिंग्स के हाथों हुई, जो लगभग 13 साल के लिए, 12-13 साल के लिए गवर्नर जनरल के पद पर रहा। जुडिशियल प्लान क्या था उसका? इस जुडिशियल प्लान में सिर्फ इतना था, 1781 में चेंज हुआ। यहां से देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया कि कोर्ट्स बनाने की परंपरा शुरू की, अदालतें होंगी, और वो अदालतें हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके एक जैसी अदालतें होंगी। और ये कोर्ट बनने शुरू हुई। इस कोर्ट में सब नागरिक जाने लगे। इन कोर्ट्स को यह कहा गया कि जो क्रिमिनल सिस्टम है, यानी क्रिमिनल कानून और क्रिमिनल प्रोसीजर पूरा, कहा गया कि वो वाला आपको मुस्लिम लॉ यानी इस्लामिक लॉ यानी शरीयत लॉ, जो कि औरंगजेब के समय से, मैंने आपसे कहा ना कि एक जो पुस्तक चल रही थी फतवा आलमगीरी, मूल रूप से उस किताब को बेस बना के, कि वही फॉलो करना है। इसका मतलब 1772 के बाद हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, यहूदी हों, मुसलमान हों,
सबको क्रिमिनल मामलों में जिस सिस्टम के तहत ट्राई किया जाता था वो था मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। मुस्लिम क्रिमिनल लॉ हम समझेंगे कि क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। सवाल था कि सिविल मामलों में क्या करें, तो सिविल मामलों में ये इस सिस्टम में है कि भाई कोशिश करो कि जो हिंदू है उनका हिंदू सिस्टम से कर दो और जो मुस्लिम है उनका मुस्लिम सिस्टम से करो, और दोनों धर्मों के लोगों को अपने अपने हिसाब से मौका मिले। बाकी जो माइनॉरिटीज थी उनके लिए कोई बहुत विशेष योजना इस प्लान में नहीं थी, लेकिन यह था कि बाकी कोर्ट अपने आप देख के सिचुएशन देख के फैसला कर ले। लेकिन यह बात कह दी गई कि हिंदू और मुसलमानों के लिए उनके सिविल मामलों में इंटरवीन करने से बचना है, जैसा वो करना चाहें वैसे चले। इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी थी कि इनको पता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि सिविल मामलों में, विशेष रूप से धर्म और परिवार के मामलों में अगर इंटरवीन करेंगे तो अंग्रेजों का जो यहाँ पर शासन है उस शासन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, विद्रोह होंगे, आंदोलन होंगे जनता के। तो वो विद्रोह आंदोलन से बचना चाह रहे थे और शांति से अपना लूट का काम करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी रखी। 1773 में सुप्रीम कोर्ट बन गया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर से एक रेगुलेशंस कुछ जारी की। इन रेगुलेशंस में सिस्टम थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ। अब क्या होने लगा, अगर मैं कहूं सिविल साइड में क्या हुआ, अब सिविल साइड में 3 परंपराएं बननी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं का जो है वो हिंदू पर्सनल लॉ से काम चलाओ। हिंदू पर्सनल लॉ का मतलब मुख्य रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति की 2 टीकाएं हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। एक को बोलते हैं मिताक्षरा, एक को बोलते हैं दायभाग। इन दोनों को हम समझेंगे जब हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझेंगे, अब से करीब आधे पौने घंटे बाद, तब समझेंगे। तो सिविल में क्या था कि मनुस्मृति को देख लो, याज्ञवल्क्य स्मृति को देखो, और जो मिताक्षरा है, दाय भाग है, उन सबको देखो। अगर मामला मुसलमानों का था तो कहा कि आप शरीयत के हिसाब से फैसला कर दो, और शरीयत में जो उस समय प्रावधान थे फतवा आलमगीरी से देखे जा सकते थे। सवाल था कि जो बाकी रिलीजन हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो यहूदी हूं, मैं तो ईसाई हूं, हमारा कैसे होगा। तो उसके लिए अब इन्होंने सिस्टम बनाया कि इनका जो हम सिस्टम बनाएंगे वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से बनाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के जो कानून हैं उन कानून के हिसाब से बाकी धर्मों के व्यक्तियों के सिविल मामलों को निपटारा करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहूदी, पारसी, ईसाई, ये सभी धर्मों के लोग यहां से इंग्लिश लॉ के तहत सिविल मामलों में ट्रीट होने लगे। उन सब ने अंग्रेजों से निवेदन किया कि हमारी परंपराओं को ध्यान रखिए, तो ऐसे कानून बनाए जिसमें उनकी परंपराओं को ध्यान रखा भी गया कुछ मात्रा में। तो यहां से वो प्रोसेस शुरू हुआ। सवाल था क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ में अब तक क्या चल रहा था, मुस्लिम लॉ चल रहा था। मुस्लिम लॉ में कई समस्याएं थी क्रिमिनल लॉ में। जैसे एक तो बहुत कठोर था, फिर उसके प्रोसीजर में समस्याएं थी। जैसे मुस्लिम क्रिमिनल जो हनफी संप्रदायिक है, सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत, जो हमारे देश में मुख्य रूप से चलता है, उसके तहत प्रोसीजरल लॉ में यह माना जाता है कि महिलाओं की गवाही पुरुषों की गवाही की तुलना में कम महत्वपूर्ण होगी, और इसका मूल आधार कुरान की ही एक पंक्ति को लिया जाता है। और हालत यह है, जैसे पाकिस्तान में जब 1979 में ये कानून फिर से लागू हुआ, जिसको हुदूद कहते हैं, तो नियम उसमें यह भी है कि यदि कोई महिला बलात्कार का आरोप लगाती है, गैंग रेप का या किसी बलात्कार का लगाती है, तो उसको 4 पुरुष गवाह लाने होंगे जो गवाही देंगे कि हाँ बलात्कार हुआ है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उस केस में उसको जिना का मतलब एडल्ट्री, अवैध संबंध का दोषी माना जाएगा, और उस दोष की सजा मृत्युदंड भी हो सकती है, पत्थर से मार मार के। तो कुछ कठोरताएं थी उस कानून में। फिर अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो ये 2 व्यक्तियों का मामला माना जाता था, और जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को ये अधिकार था कि वो हत्या करने वाले को माफ कर सके। इंग्लिश लॉ ये मानता था कि जब क्रिमिनल कोई मामला होगा, ऑफेंस होगा, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुआ तो है, पर माना यह जाएगा कि वो राज्य या समाज के विरुद्ध है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है। इंटेंशन का मसला उसमें नहीं आता था। इंटेंशन का मतलब यह हुआ, यदि किसी ने किसी की हत्या की है या चोट पहुंचाई है, कुछ भी ऐसा किया है, तो आजकल का कानून देखता है कि उसमें करने वाले का इरादा क्या था। अगर इरादा वैसा नहीं था, गलती से हो गया, तो सजा नहीं के बराबर होती है। इरादा था
और तब अपराध किए तो सजा ज्यादा होती है। मुस्लिम लॉ में ये प्रावधान स्पष्ट नहीं थे। तो अब क्या किया इन्होंने, क्रिमिनल लॉ में धीरे धीरे जो इंग्लिश लॉ है उसको लाना शुरू किया, एक झटके में नहीं, धीरे धीरे। विशेष रूप से प्रोसीजरल लॉ में, यानी जो प्रक्रियाओं से संबंधित विधि है, विशेष रूप से उसमें करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था कर दी कि इंग्लिश लॉ, अंग्रेजों के जो कानून है वो क्रिमिनल में आएंगे। और यदि मैं आपसे ये कहूँ, भारतीय क्या कंपनी के जो पहले गवर्नर जनरल थे जिनका जिक्र मैंने भी आपसे किया, वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो चौथे थे जिनको लॉर्ड वेलेस्ली कहते हैं, अगर आप केवल इन चार में से तीन, क्योंकि पहले, दूसरे और चौथे नहीं ज्यादा काम किए इस मामले में, अगर आप इन तीनों के काम देखेंगे तो ठीक ठाक मात्रा में क्रिमिनल लॉ में इंग्लिश लॉ भारत में एस्टेब्लिश हो गया। जैसे अब ये मान लिया गया कि हत्या जैसे मामलों में दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं माना जाएगा, राज्य के विरुद्ध माना जाएगा। फिर किसी क्राइम को ट्रायल करते समय उस व्यक्ति की इंटेंशन को भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत कठोर सजाएं जैसे अंग भंग कर देना, इन सबको कम किया गया। और यह था कि अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि सजा उतनी ही दें जितनी सजा जरूरी हो, क्योंकि इंग्लिश ट्रेडिशन में सजाएं कम होने लगी थी धीरे धीरे, जबकि 15-16 सेंचुरी में वहां भी खूब सजाएं होती थी, इस समय तक कम होने लग गई थी। और इस तरह से ये काम चलता रहा। कोशिश ये की जा रही थी कि सिविल मामलों में, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, उसमें इंटरवीन करने से बचना है। तो अगर मैं अब तक की बात को समअप कर दूं एक वाक्य में, 1772 से कह सकते हैं 1781 के बीच में, या कह सकते हैं लगभग 1810-15 के समय तक क्रिमिनल मामलों में इंग्लिश लॉ हावी होने लगा। सिविल मामलों में हिंदुओं के लिए हिंदुओं के कानून, मुसलमानों के लिए मुसलमानों के कानून, और बाकी धर्मों के व्यक्तियों के लिए अंग्रेजों के कानून ये लागू होने लगे। और इस तरह से चीजें ठीक से चलने लगी। तभी ऐसा कुछ हुआ, 1828 में गवर्नर जनरल एक और आए जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1835 तक रहे। ये कंपनी के बोर्ड की तरफ से बनकर आए थे गवर्नर जनरल। लेकिन इनके काल में 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। 1833 का जो चार्टर था, उस चार्टर से सिचुएशन चेंज हो गई। उस चार्टर की वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए भारत के पहले गवर्नर जनरल। उसके पहले के गवर्नर जनरल्स क्या थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत उस पद को लेते थे, न कि अंग्रेज शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था थी। अब क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ये व्यवस्था हुई, और जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। विलियम बेंटिक एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे। शुरू में वो उसी नीति पर सोच रहे थे कि हम सिविल मामलों में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि हस्तक्षेप करेंगे दंगा होगा, लोग विरोध करेंगे, क्यों हम इनसे पछड़ाव पड़े। लेकिन उस समय तक भारत में भी आंदोलन शुरू हो गए थे। नव जागरण आंदोलन, जिसको पुनर्जागरण भी कहते हैं कुछ लोग, विशेष रूप से बंगाल में शुरू हो गया था। और उस समय एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। आप इनका नाम भी जानते हैं अच्छे तरीके से। राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई, उनको समझाया, भारतीय समस्याएं समझाई। विलियम बेंटिक भी अंदर से सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे, और विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से चीजों को समझते हुए आने के एक ही साल बाद 1829 ईस्वी में एक पहला ऐसा काम किया जो हिंदू समाज के विधानों के विपरीत था। और वो क्या था, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम। आपको पता है कि सती प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी, जिसमें यदि कोई हिंदू स्त्री का पति मर जाता था तो उसको अपने पति की चिता के साथ जल के मरना होता था। ऐसे बहुत केसेस आते थे कि जैसे, और उस समय तक हिंदुओं में बहुविवाह भी चलता ही था पुरुषों में। ऐसे कई केसेस आते थे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 50-55 की उम्र में शादी कर लेता था। जिससे शादी करता था उसकी उम्र कितनी, 13 साल, 12 साल, 8 साल, 11 साल, इस तरह की होती थी। और 55 साल का पति, स्वाभाविक सी बात है, उस समय तो जीवन प्रत्याशा भी उतनी ज्यादा नहीं थी। मान लीजिए 5 साल में मर गया,
पत्नी की उम्र अब जाके हुई है 15 या 16 साल और उसका पति मर गया है। उस 15-16 साल की बच्ची को या 18 साल 20 साल की लड़की को अपने पति की चिता में जल के मरना होता था। निश्चित तौर पर यह प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी और इस प्रथा को लेकर कोई भी समझदार व्यक्ति सोच सकता है कि महिलाओं के साथ ये उचित नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर विधवा जीवित रहेगी तो संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, ये सब दिक्कतें आएंगी, तो इससे बेहतर था कि सती प्रथा से वो जो हक की मांग हो सकती है वो खत्म हो जाती थी। जो भी था, उस समय राजा राम मोहन रॉय ने और कुछ लोगों ने इस प्रथा के विरुद्ध बहुत मांग की सरकार से कि इस पर कदम उठाना चाहिए। तो विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पास करवा दिया और उसके साथ ही सती प्रथा औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, सिविल मामलों में जब भी सरकार कानून बनाती है तो कानून रातों रात लागू नहीं हो जाता, मतलब सरकार की ओर से लागू हो जाता है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता आराम से। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और 1987 में भी हमने राजस्थान में रूप कंवर का मामला देखा, जो एक तरह से आखिरी बड़ा मामला माना जाता है हमारे देश में, जिसमें रूप कंवर नाम की एक महिला सती हुई। देवराला एक जगह है राजस्थान में, वहां की घटना है। इसका मतलब सामाजिक परंपराओं को खत्म करने की प्रक्रिया बहुत छोटी नहीं होती, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, किंतु कानून एक भूमिका निभाता है उसमें राज्य का शासन, पुलिस का दबाव, ये सब काम करते हैं और धीरे धीरे समाज की चेतना से वो चीजें दूर होती हैं। लगभग उसी समय विलियम बेंटिक ने यह भी देखा कि जो लड़कियां पैदा होती थीं, पैदा होते ही उनकी हत्या करने का रिवाज भी भारत में, विशेष रूप से जो आज का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का इलाका, यहाँ बहुत ज्यादा था, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा या बेटी की सुरक्षा का सवाल अपने आप में बड़ा सवाल होता था, जिसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, नवजात लड़कियों की हत्या। तो 1829 में ही उसने नवजात लड़कियों की हत्या यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड के विरोध में भी एक कानून पारित करवाया। एक सेंस में कहें तो अंग्रेजों ने पहली बार सोशल या सिविल मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और ये मामले देखेंगे तो प्योरली सिविल भी नहीं है। सती प्रथा हो या फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, दोनों मामलों में एक सेंस में किसी न किसी की मृत्यु हो रही है, हत्या हो रही है। और क्योंकि किसी न किसी की मृत्यु या हत्या हो रही है तो कहने वाले कह सकते हैं कि ये सिविल मामले थे ही नहीं, ये तो क्रिमिनल मामले थे, और इसलिए इन पर अगर विलियम बेंटिक ने कदम उठाया तो ठीक ही उठाया। ठीक गलत का फैसला तो हम बाद में कर लेंगे, सवाल ये है कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, तो ये समझना है हमें। विलियम बेंटिक के बाद चीजें फिर थोड़ी सी थम गई और उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, जो मैंने अभी आपसे कहा ना, विलियम बेंटिक के समय, 33 के चार्टर एक्ट के बाद अंग्रेजों के मन में यह बात भी आने लगी कि अब हमें भारत में कोडिफिकेशन या यूनिफॉर्म कोड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी चार्टर एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में पहला लॉ कमीशन भारत में बनाया गया। ये लॉ कमीशन क्या है, विधि आयोग क्या है? विधि आयोग संवैधानिक संस्था भी नहीं है, वैधानिक संस्था भी नहीं है, यानी इसका जिक्र ना तो संविधान में है ना किसी कानून में है। ये तो एक सरकारी आदेश से बनता है। विधि मंत्रालय के लिए, लॉ मिनिस्ट्री के लिए एक एडवाइजरी भूमिका में होता है, अभी भी होता है। लॉ कमीशन में कुछ जजेस, कुछ सीनियर वकील, जो जूरिस्ट हैं, जिनको कानून की बड़ी गहरी समझ है, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है और इनसे कहते हैं कि भी कौन कौन से कानून बनाने की जरूरत है, एक तो ये बताओ, और जो कानून बनाना चाहिए उसका ड्राफ्ट बना के दो। कानून देखिए बहुत जटिल दस्तावेज होता है, उसमें एक एक बात, परिभाषाओं आदि का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई व्यक्ति अदालत में उसका मिसयूज ना कर सके। जैसे संविधान बनाया तो कितने सारे लोगों ने 3-3.5 साल तक इतनी मेहनत की, ठीक वैसे ही कानून बहुत जटिल दस्तावेज होता है। तो कानून का ड्राफ्ट, मसौदा बना के, पूरा कानून लिखा हुआ होता है जिसको बिल के रूप में पेश कर सकते हैं, वो सुझाव देने की जिम्मेदारी जिस संस्था की होती है उसको बोलते हैं लॉ कमीशन, विधि आयोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में पहला विधि आयोग बना और इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले। ये मैकॉले वही हैं जिनको लेकर भारत में एक विरोध का माहौल रहता है कि उन्होंने अंग्रेजी जो सिस्टम शुरू हुआ उसको प्रमोट किया। ये बात ठीक भी है। मैकॉले का मानना था कि
हम अंग्रेजी इस तरह से पढ़ाएं कि भारत के पढ़े लिखे लोग स्किन के स्तर पर भारतीय रह जाएं, चेतना के स्तर पर अंग्रेज हो जाएं। और वो कहते हैं कि काफी हद तक सफल भी रहे अपने इस मनोरथ में। पर मैकॉले के तहत जो लॉ कमीशन बना, इस लॉ कमीशन ने अपनी जो रिकमेंडेशंस दी, मुख्य रूप से दो बातें कही। एक तो उसने आईपीसी का ड्राफ्ट लिखा। ध्यान रखना है, जो आईपीसी हम यूज करते हैं, उस आईपीसी का ड्राफ्ट लिखने वाले व्यक्ति लॉर्ड मैकॉले थे। और एक इन्होंने सुझाव दिया लेक्स लोसाई के बारे में कि अब भारत को धीरे धीरे लेक्स लोसाई की तरफ जाना चाहिए, यानी लॉ ऑफ द लैंड। कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे भारत पर लागू होने वाले कानून बनाए जाएं, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी इन लॉ। कानूनों के मामले में एक रूपता होनी चाहिए, यह सुझाव इनकी तरफ से आया। इन्होंने जो आईपीसी का ड्राफ्ट दिया वो ठीक वैसा माना नहीं गया, लेकिन हाँ, उस ड्राफ्ट का अपना महत्व है। उसके बाद 1853 ईस्वी में एक और चार्टर एक्ट आया, और ठीक उस समय एक दूसरा लॉ कमीशन बना। इस लॉ कमीशन को काम दिया गया कि जो पहले लॉ कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक तो रिव्यू करना है और कुछ अपनी ओर से और भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। इस लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे, सेकंड लॉ कमीशन कह लीजिए, उनका नाम था सर जॉन रोमिली, JOHN जॉन, ROMILY रोमिली। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। जॉन रोमिली साहब ने सेकंड जो लॉ कमीशन था उसके तहत बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देने शुरू किए, और उन सुझावों में से एक सुझाव था CPC, एक था CRPC और एक था IPC में थोड़ा सा इन्होंने अमेंडमेंट की थी। अब आप इन शब्दों को समझ पा रहे होंगे। CPC का मतलब है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कि किसी भी सिविल मामले में अदालतें किस तरह से काम करेंगी, प्रक्रिया क्या होगी, वो निश्चित होनी चाहिए। CRPC का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी क्रिमिनल मामलों में क्रिमिनल अदालतें, सेशन कोर्ट है या मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वो उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे चलाएगी, इसको बोलते हैं CRPC। और तीसरा है IPC, यानी कि इंडियन पिनल कोड, जो क्रिमिनल मामलों में सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कौन सा कार्य अपराध है, उस अपराध का दंड क्या है, जो इसकी व्यवस्था करेगी। अब देखिए 1853 में ये गठित हुआ है। इसी बीच में 1857 की घटना घटी, जिसमें एक बड़ा भारी विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। वो विद्रोह था, क्रांति थी, स्वाधीनता संग्राम था, उस पर इतिहास में डिबेट है, लेकिन एक बड़ी घटना थी, ये बात सही है, जिसमें बहादुर शाह जफर को फिर से शासक बनाया गया और उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत जल्दी उसको कुचल दिया। उसे देखते हुए 1858 में ब्रिटिश शासन ने सीधे सीधे भारत की सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया, और महारानी ही यहाँ की शासिका हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका समाप्त हो गई। और जब महारानी यहाँ की शासिका बनी तो महारानी ने जो घोषणा की, उस घोषणा में ये बात बड़े पुरजोर तरीके से कही कि भाई हम कोशिश करेंगे कि सिविल मामलों में सभी के धर्मों का सम्मान करें और भारत के लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हम भारत के लोगों की परंपराओं का, प्रथाओं का, इन सब का सम्मान करेंगे, धार्मिक अधिकारों का सम्मान करेंगे। इससे ऐसा लगा कि चीजें अलग रहने वाली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे 1858 में ये हुआ, अब अंग्रेजों को जरूरत थी शासन चलाने के लिए कुछ निश्चित कानून होने चाहिए, और वो इस मूड में कतई नहीं थे कि वो उन कानूनों से काम चलाएं जो कानून पहले से भारत में बिखरे बिखरे चल रहे थे। 1858 के एकदम बाद जॉन रोमिली के रिकमेंडेशंस को मानते हुए देखिए धड़ाधड़ क्या हुआ। 1859 में CPC पास हुआ सबसे पहले। आजकल जो CPC चल रहा है वो 1908 का CPC है, जिसमें अमेंडमेंट हुए बाद में। 1860 में ये IPC को लेके आ गए, और आज भी वही IPC चल रही है कुछ अमेंडमेंट के साथ। और जो CRPC है ये पास किया उन्होंने 1861 में, और जो CRPC आजकल चल रही है वो 1973 का है, जो इसी का कई बार अमेंडमेंट होने के बाद का रूप हमारे सामने है। ये तीनों कानून एक झटके में पारित हुए क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में शासन आया था और उनको जरूरत थी कि जल्दी से वो काम करें। पर यहां ध्यान रखिए, IPC क्रिमिनल है, CRPC क्रिमिनल लॉ है।
जो सीपीसी है वो सिविल लॉ है, किंतु सिविल लॉ का काम केवल फैमिली मैटर्स में नहीं होता, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, टॉर्ट में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। तो इसको लेकर भी कोई हल्ला नहीं मचा, शोर नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस समय 1853 का चार्टर एक्ट आया, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं भारत की सोसाइटी के रिफॉर्म्स को लाने में। और इस समय इनको जो व्यक्ति मिल गया सहयोग करने के लिए, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय उतने सफल ना होते अगर विलियम बेंटिक उनको ना मिले होते। ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर उतने सफल ना होते यदि उनको लॉर्ड डलहौजी ना मिले होते। अब क्या हुआ, डलहौजी साहब को उन्होंने समझाया, और समझाने के बाद 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी रहे। और इस काल में इन्होंने दो ऐसे कदम उठाए जो कदम केवल क्रिमिनल नेचर के नहीं है बल्कि सिविल नेचर के भी हैं। 1850 में एक एक्ट पास किया, 1856 में एक और एक्ट पास किया। 1856 में जो एक्ट पास किया वो तो आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इसके तहत पहली बार हिंदू विधवाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो फिर से विवाह कर सकती हैं। विवाह पुनर्विवाह के ये जो मामले होते हैं फैमिली लॉज होते हैं। और जैसे फैमिली लॉ का मतलब ये हुआ कि पहली बार ब्रिटिश शासन ने हिंदू समाज के किसी परिवार के मामले में फैमिली लॉ में इंटरवीन किया, इंटरफेरेंस दिखाया। पर ये इंटरवेंशन जो किया वो किया कैसे, हिंदू समाज के ही जो सुधारक थे उनमें से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनके निवेदन पर किया। और 1850 में उन्होंने क्या किया, आपको ये भी अच्छे से पता है कि उस समय हमारे देश में जाति के आधार पर बहुत सारी निर्योग्यताएं लागू होती थी, जिनमें से एक थी अस्पृश्यता। आपने इतिहास से पढ़ा ही होगा कि जो लोग तथाकथित रूप से निम्न जाति के हैं उनके साथ बहुत सारे अमानवीय कृत्य हुए, खूब टॉर्चर्स हुए। तो इन्होंने क्या किया, कास्ट डिसेबिलिटीज एबोलिशन एक्ट पास किया, जिसका मोटा मोटा मतलब यह है कि जाति के आधार पर यदि किसी को किसी काम के योग्य नहीं माना जा रहा, एंट्री करने के योग्य नहीं मान रहे, कहीं पर छूने के योग्य नहीं मान रहे, उन सबको अवैध घोषित किया। आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया हमारे संविधान निर्माण के समय, हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ठीक वैसे जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट कहता है कि स्लेवरी का अंत किया जाता है। लेकिन अंबेडकर ऐसा कर सके, संविधान सभा ऐसा कर सकी, उसके पीछे बहुत लंबे प्रयास चल रहे थे। उन लंबे प्रयासों को लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय से देखना होगा, तब हम इतिहास को समझ पाएंगे। और हिंदू विधि, परंपरागत हिंदू विधि में जातीय निर्योग्यताओं को लेकर ठीक ठाक समस्या थी। और जो तथाकथित निम्न जातियों के सदस्य थे उनको बार बार लगता था कि हिंदू विधि अगर चलती रहती है लगातार तो उसमें हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, ये चिंता उनके मन में अक्सर रहा करती थी। तो अब देखिए 1856 तक आते आते थोड़ा सा इंटरवेंशन शुरू हुआ है। और इधर इन्होंने कानून जो प्रोसीजरल हैं, सब्सटैंटिव हैं, क्रिमिनल लॉ के, वो बनाने शुरू किए। 1861 में ये 3 कानून बन चुके हैं, सीआरपीसी बन गया है। और 1861 में ब्रिटिश शासन ने 3rd लॉ कमीशन का गठन किया। और 3rd लॉ कमीशन में भी किसको लेके आए, फिर से सर जॉन रॉमिली को ही उसका अध्यक्ष बनाया, इन्हीं को बनाया फिर से। इनसे कहा कि अभी और बहुत सारे कानून बनाने हैं। आपको पता होगा 1860 और 80 के बीच में कम से कम 25-30 कानून बनाए गए जो बड़े महत्वपूर्ण नेचर के हैं। अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका था, कानून बहुत सारे थे नहीं हाथ में, काम चलाएं कैसे, उनको बड़ी परेशानी थी। और लॉ कमीशन के साथ साथ एक काम और किया कि जो वायसराय या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल में 1-2 लीगल मेंबर से जोड़ा गया और एक बड़े खास आदमी को बुलाया गया इंग्लैंड से। उनका नाम था सर हेनरी मेन, MAINE, हेनरी मेन। हेनरी मेन सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के प्रोफेसर थे। एक ऐसा प्रोफेसर जो ऑक्सफोर्ड में भी रहा हो, कैम्ब्रिज में भी रहा हो, जिसकी किताबें दुनिया भर में प्रसिद्ध हों, ऐसे प्रोफेसर थे। और लॉ की उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी।
उनसे निवेदन किया गया कि 1861 में वो भारत आए और भारत में जो वायसराय की काउंसिल है उस काउंसिल में लीगल मेंबर बनकर कुछ कानूनों के बारे में सलाह दी। तो उन्होंने मना कर दिया हेल्थ ग्राउंड पे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ब्रिटिश सरकार ने उनसे फिर निवेदन किया, एक बार कहा कि जाके देख तो लो भाई, कुछ दिन रह के देखो तो सही। अंत में वो तैयार हुए, 1862 में आए 5 साल के लिए। और यहाँ की जो वातावरण था, यहाँ का जो मौसम था, वो उनको इतना सुहा गया कि इंग्लैंड की तुलना में यहाँ ज़्यादा ठीक फील करने लगे। तो एक्सटेंशन लिया उन्होंने और लगभग 8 से 10 साल तक भारत में रहे। और उन्होंने भी कानूनों के बनाने में इस लॉ कमीशन के साथ साथ अपनी भूमिका निभाई। इस 3rd लॉ कमीशन के समय कौन कौन से कानून बने? एक कानून बना जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये कानून आज भी चल रहा है। ये कानून तय करता है कि किसी कानूनी प्रक्रिया में गवाही की जो विधि होगी वो क्या होगी, सबूतों को जुटाने की व्यवस्था कैसे होगी, इसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर सिविल मामलों में एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है कॉन्ट्रैक्ट का मामला। तो उसी समय एक बनाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, वो भी 1872 का कानून है। ये दोनों के दोनों कानून कहाँ से आ रहे हैं? ये कानून 3rd लॉ कमीशन के सुझावों से आ रहे हैं। इन पे काम हेनरी मेन साहब ने भी किया, लेकिन मुख्य रूप से लॉ कमीशन की तरफ से आए। फिर जो कानून में हम गवाही देते हैं उस समय जो शपथ लेते हैं, इसको बोलते हैं द ओथ एक्ट। ओथ यानी शपथ अधिनियम। ये भी उसी समय 1873 में पहली बार पास हुआ। आगे चल के इसमें चेंज हुआ 1969 में, जो आजकल ओथ एक्ट हमारे देश में है, जिसके तहत हम गवाही वगैरह में शपथ लेते हैं, उसको 1969 का एक्ट बोलते हैं। किंतु इसका जो मूल एक्ट था वो 1873 में इसी समय 3rd लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1859 से लेकर 1872-73 के बीच में, इन 15 सालों में, लगभग 14 सालों में, बहुत सारे वो कानून बने जो हमारे देश के लिए जरूरी थे। और इन कानूनों के बाद लगभग क्रिमिनल लॉ का कोडिफिकेशन हो चुका था। सिविल लॉज में भी जो फैमिली वाले मामले थे उनको छोड़ दे तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट बन ही गया है, प्रॉपर्टीज का भी इस समय तक बन गया था, जो एनजीओ वाला सोसाइटीज एक्ट है वो भी इस समय बन गया था, जो ट्रस्ट एक्ट है वो भी इस समय बन गया था। ये सब एक्ट हेनरी मेन साहब बना रहे थे। तो वो अधिकांश एक्ट जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आपको देखना हो तो 1859 से 1872-73 के बीच में आपको सारे एक्ट दिखेंगे। और ये सारे इसलिए हुए कि सर जॉन रोमिली के 2 लॉ कमीशंस और सर हेनरी मेन की जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने बहुत सारे एक्ट्स पे काम किया, इस वजह से ये सब हुआ। अब सवाल ये था कि अंग्रेज लोग फैमिली लॉ के मामले में हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे। अब क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी, बहुत डरने की जरूरत उनको थी भी नहीं, तो अब उनकी तरफ से कुछ कुछ चीजें बदलनी शुरू हुई और यहां से आपको हिंदू और मुस्लिम लॉ के अंतर की डिबेट समझ में आनी शुरू होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में 2 कानून ला चुके थे। लॉर्ड डलहौजी 1850 और 1856 में एक कानून ला चुके थे। और ये किसी ना किसी मात्रा में हिंदुओं के पर्सनल मामलों में, अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का मामला बन सकता था। लेकिन इसके बाद 1870 के आसपास आते आते अब अंग्रेज सरकार को यह लग गया कि हमें केवल शासन नहीं करना है, बल्कि समाज की उन परंपराओं को रेगुलेट भी करना है जो किसी वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत का मतलब मुख्य रूप से क्या था? हिंदू और मुसलमान। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं के कानून में वो सारे संशोधन करने शुरू किए। किस लिए? एक तो कास्ट और दूसरा जेंडर। हिंदुओं के कानूनों को लेकर 2 दिक्कतें थी, कास्ट और जेंडर। कास्ट का मतलब है कुछ जातियों को विशेषाधिकार, कुछ जातियों को नुकसान। अगर आप हिंदू क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे पुराना, असल में बड़ा डाउट था कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो अंत में मनुस्मृति को ही विलियम जोन्स ने अनुवाद किया अंग्रेजी में और उसको बेस बनाया गया। अगर आप पारंपरिक हिंदू ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए दंड भी अलग अलग हैं। एक ही अपराध के लिए दंड अलग अलग है। जैसे एक प्रसंग कहीं के पढ़ने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण की गाय चुरा ली
तो उस व्यक्ति के दोनों पैर बीच से काट दिए जाएंगे। फिर मृत्युदंड का प्रावधान था, किंतु मृत्युदंड ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा, यह प्रावधान उसमें था। और ये उस समाज के कानून है जिस समाज में वर्ण व्यवस्था और बदले हुए रूप में जाति व्यवस्था धूमधाम से चल रही थी और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा था। अब आधुनिक होते हुए समाज में आप जाति आधारित कानूनों को कैसे मान सकते हैं? और इसी प्रकार से हिंदू महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, हिंदू पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने का अधिकार था और उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, किंतु हिंदू महिलाओं को ये सब अधिकार नहीं थे। और इसलिए एक प्रश्न ये भी उठ रहा था कि कानून ऐसा भी तो हो जो महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी कर सके। और सत्ता में कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेज खुद ऐसे दौर से निकल के आगे विकसित हुए थे और वो धीरे धीरे ऐसे कानूनों की तरफ बढ़े थे जिन कानूनों में समाज के सभी वर्गों को बराबरी मिलने लगती है। वहां की महिलाओं ने लंबा आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद धीरे धीरे वो सत्ता में हिस्सेदार होने लगी थी। तो उनको लगता था कि जो इवोल्यूशन हमारे समाज में हुआ महिलाओं के पक्ष में, बाकी वर्गों के पक्ष में, उसका बेनिफिट यहां भी तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि वो हिंदुओं के कानून में संशोधन करेंगे। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हिंदुओं के अंदर एक जो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था उसमें हिंदू समाज के कई प्रोग्रेसिव व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति खुद उनको बार बार कह रहे थे कि अब चेंजेस लाइए, तो उनको एक समर्थन का भाव नजर आ रहा था। सवाल उठा कि मुस्लिम कानून के बारे में क्या करना है। उन्होंने पाया कि मुस्लिम कानून की चर्चा करते ही आमतौर पर विरोध का भाव सामने आता था और वो अभी कोई पंगा मोल लेने के मूड में थे नहीं। शायद दिमाग में यह भी रहता होगा कि हिंदू मुसलमान को अलग करते रहेंगे तो बेहतर होगा, जिसको बांटो और राज करो कहते हैं। मुस्लिम कानून के मामले में वो आमतौर पर चुप रहे कि उसमें हम कोई संशोधन नहीं करेंगे। उनका तर्क ये था कि समाज की ओर से ऐसी डिमांड नहीं आ रही है। अंदर की बात शायद ये थी कि हम थोड़ा सा दोनों को अलग ही रखें और क्यों ज्यादा झगड़ा मोल लें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को लेकर उनको लगता था कि वहां से विरोध ज्यादा आएगा, हिंदू समुदाय की ओर से शायद विरोध उतना आने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वो कुछ प्रयोग करके देख भी चुके थे। और जब इस मूड में वो आ गए तो उन्होंने 1873 के आसपास एक विशेष एक्ट, सर हेनरी मेन, जो मैंने आपसे कहा ना, हेनरी मेन ने एक एक्ट पारित करवाया। उस एक्ट का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। और स्पेशल मैरिज एक्ट किसके लिए था कि मान लीजिए कि एक हिंदू और एक पारसी शादी करना चाहें आपस में, या मान लीजिए हिंदुओं में ही दो अलग अलग जातियों के व्यक्ति शादी करना चाहें, क्योंकि उस समय तक ऐसा प्रावधान था नहीं, तो वो विवाह कैसे करेंगे? उस समय तक विवाह जैसे मामले धर्म की विधि के तहत ही होते थे और उस धर्म के ही दोनों मेंबर्स होने जरूरी थे। अंतर धार्मिक, अंतर जातीय विवाह उस समय तक की कल्पनाओं से परे था। तो स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए आया था कि इसके तहत इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस, अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह संपन्न कराए जा सके। हाँ, इसमें एक बात थी कि इसमें घोषणा करनी होती थी व्यक्ति को कि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं किसी भी जाति में विश्वास नहीं रखता हूं, ये सब घोषणा करता था दोनों व्यक्ति। और ये घोषणा करने के बाद वो किसी भी धर्म और जाति से मुक्त हो जाते थे और तब वो इस एक्ट के तहत विवाह करते थे। आगे चल के ये एक्ट खारिज कर दिया गया और बाद में 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना जो आज के समय में जिंदा है, एक्टिव है, और जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म एक्ट हमारे देश में 3-4 ही हैं सिविल मामलों में, उनमें से एक ही एक्ट है। आज भी अगर किसी व्यक्ति को विवाह करना हो, जिसको कोर्ट मैरिज आप लोग कहते होंगे ना, कोर्ट मैरिज जब भी होती है इस एक्ट के तहत होती है। इसमें न धर्म पूछा जाएगा, न जाति पूछी जाएगी, न गोत्र पूछा जाएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आप भारत के नागरिक हो, धूमधाम से आकर इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। और इस एक्ट में सारी बातें साफ साफ लिखी हैं कि अगर तलाक होगा तो क्या होगा, गुजारा भत्ता कैसे दिया जाएगा, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, सब चीजें इसमें मेंशन कर रखी हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए सर हेनरी मेन की रिकमेंडेशंस के आधार पर 1873 ईस्वी में पहली बार हमारे देश में आया था। इसके बाद ये विकास की प्रक्रिया, इवोल्यूशन का प्रोसेस और बढ़ता गया। एक बड़ा प्रसंग था कि जो एज ऑफ मैरिज है उसको हम कैसे मैनेज करें। एज ऑफ मैरिज
इसके लिए अंग्रेजी शासकों ने 2 कदम उठाए, एक 1891 में और दूसरा 1929 या 30 में। 1891 से पहले तो हाल ये था कि शादी कोई उम्र थी ही नहीं, मतलब 8 साल, 7 साल, 5 साल, और ऐसी परंपराएं भी आपने सुनी होंगी कि बच्चा पैदा हुआ उसी समय शादी घोषणा हो गई। तो जनरली गौना जिसको बोलते हैं वो भी 9, 10, 11 की उम्र में हो जाया करता था कई ऐसे परिवारों में। तो सवाल था कि न्यूनतम उम्र शादी की तय होनी चाहिए। तो एक एक्ट पारित हुआ, इसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देने की। तो कोई बच्चा किस उम्र में ये कंसेंट दे सकता है कि मेरी शादी करवा दी जाए, इसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। और इसके तहत कहा गया कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए ये आयु 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष से कम की उम्र में ये नहीं माना जा सकता कि कोई बच्ची अपनी कंसेंट देने की स्थिति में है। तो सीधी भाषा में कहें तो न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 12 साल यहां पर आगे तय हुई। आगे चलकर 1929 में एक एक्ट पास हुआ जो 30 में लागू हुआ, जिसको आपने सुना वो शारदा एक्ट जिसको बोलते हैं। इस एक्ट का असली नाम था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कहते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 या 1930, क्योंकि 29 में पारित हुआ, 30 में लागू हुआ शारदा एक्ट। इसके तहत व्यवस्था कर दी गई 18 और 14 कि लड़का 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और लड़की 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्था की गई। ये अंग्रेजों के शासनकाल में हो गया था। हालांकि 1978 में आकर जब मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी, तब इस एक्ट में फिर संशोधन हुआ और इसका अमेंडमेंट करके 1978 में कर दिया गया 21 साल और 18 साल। और आजकल एक बात चल रही है कि इसमें और संशोधन होना चाहिए कि शादी की उम्र में लड़का कम से कम 25 साल का हो, लड़की कम से कम 21 साल की, 22 साल की हो, ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। अभी फिलहाल तो कोई ऐसी डिबेट नहीं है, बीच बीच में ऐसे स्वर सुनाई देने को मिल जाते हैं। ये प्रावधान भी अंग्रेजों ने किया और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे कि इनमें से कुछ प्रावधान हमारे समाज के अंततः विकास में ही है। अगर हमारे समाज की लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां बहुत कम उम्र में नहीं ब्याही जाती हैं और वो पढ़ पाती हैं, तो न केवल आगे चलकर बेहतर परिवार चला पाएंगे, बल्कि वो उद्यमी बन सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में डेवलप कर सकती हैं। हम ये क्यों मान के चले कि डेवलपमेंट का काम का ठेका सारा पुरुषों के पास ही है? महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। जो तथाकथित निम्न जातियां थी, जिनको अधिकार नहीं मिलते थे, जिनको अधिकार मिल रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। टैलेंट का पूल तो बिखरा हुआ हर जगह, तो एक ही वर्ण के लोग सारा काम क्यों करेंगे, सारी बुद्धिमानी क्यों दिखाएंगे? सब वर्णों के लोग मिलकर काम करेंगे। और वर्ण की जरूरत ही क्या है? बिना वर्ण व्यवस्था के काम चलेगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक मामला था विमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के अधिकार का मुख्य मुद्दा था प्रॉपर्टी के राइट्स। महिलाओं की प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में अभी सरल भाषा में ये समझ लें कि हिंदू समाज में प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे वो 2 सिस्टम्स में काम करते थे, मिताक्षरा और दाय भाग। ये मैं थोड़ी देर के बाद विस्तार में बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ ये समझ लें कि दोनों ही विधियों में महिलाओं को संपत्ति नहीं मिलती थी, दोनों के तरीके अलग अलग थे, किंतु संपत्ति का हकदार केवल बेटों को यानी कि पुरुषों को ही माना जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए 3 एक्ट अंग्रेजों की तरफ से पारित किए गए। इनमें से पहला एक्ट है 1874 का एक्ट। इसको बोलते हैं मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। कि जो विवाहित महिलाएं हैं हिंदुओं में विशेष रूप से, उनके प्रॉपर्टी के क्या क्या राइट्स होंगे। और इसमें कुछ राइट खास नहीं दिया गया था। आपने एक शब्द सुना होगा स्त्री धन जिसको बोलते हैं। स्त्री धन का मतलब होता है कि जब कोई महिला की शादी होती है तो वो अपने घर से जो लेके जाती है, जिसको दहेज कह देते हैं, या अगर ससुराल में उसको कोई गिफ्ट मिला है उसके सास ससुर की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, उस सब को बोलते हैं स्त्री धन। तो मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो स्त्री धन है वो महिलाओं की अपनी संपत्ति है और उस संपत्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। ये एक बेसिक सा एक्ट था जिससे कुछ हल्की फुल्की राहत मिली थी। 1928 में अंग्रेज शासन की तरफ से एक और एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था हिंदू इनहेरिटेंस, यानी हिंदू उत्तराधिकार।
और ब्रैकेट में किया गया था रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हिंदुओं के उत्तराधिकार नियम में जो डिसेबिलिटीज हैं, निर्योग्यताएं हैं, उनको हटाने का एक्ट। इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था हुई कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। जो संपत्ति का अधिकार है, और इसका मतलब सीधी भाषा में कहना हो तो पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार जिस एक्ट से मिला वो 1928 का एक्ट है। हालांकि ये भी कोई बहुत क्रांतिकारी एक्ट नहीं था, एक बेसिक एक्ट था। इस मामले में जो एक्ट सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ वो 1937 में पारित हुआ। इस एक्ट का नाम तो जो तकनीकी नाम है हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, लेकिन इसको देशमुख एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपके सामने कभी यूपीएससी में सवाल आ जाए कि देशमुख एक्ट क्या है, तो 1937 का हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट इसका पूरा नाम है, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें 2-3 खास बातें थी। क्या खास बात थी? पहली बात, इसमें कहा गया था कि जो स्त्री धन है उस पर महिला का एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट राइट का मतलब है संपत्ति को आप कुछ भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, वो सब राइट सब शामिल हो तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। फिर इसमें यह कहा गया कि जो बाकी संपत्ति है, बाकी जो संपत्ति है उस पे उसका लिमिटेड एस्टेट है। लिमिटेड एस्टेट का मतलब ये होता है कि संपत्ति उसकी है, उसके नाम पे है, किंतु उसको बेच नहीं सकते, अपने आप से एलियनेट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं लिमिटेड एस्टेट या सीमित अधिकार। यानी संयुक्त परिवार में लड़कियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, किंतु ये हक नहीं मिलेगा कि वो अपने हिस्से को बेच सके। हाँ, वो हक उनका है। कल को अगर संपत्ति बिकती है तो उसमें उनको हिस्सा मिल जाएगा, पर वो अपनी इच्छा से बेचना चाहें ये हक नहीं मिलेगा। सबसे क्रांतिकारी कदम इसमें यह था कि जो विधवा थी, हिंदू विधवा, उसे पहली बार संपत्ति का अधिकार मिला। पहले सिस्टम क्या था, जैसे मान लीजिए कि 2 भाई हैं और 2 भाइयों की एक पत्नी है ही, संपत्ति पिता भी है, तो पिता की संपत्ति के हकदार दोनों बेटे हैं। अब संयोग से एक बेटे की मृत्यु हो गई। अब सवाल है कि उसका जो हक था संपत्ति का वो किसको मिलेगा। तो पहले का जो हमारा सिस्टम था हिंदू समाज का वो ये था कि अगर कोई बेटा नहीं रहा तो उसकी पत्नी को संपत्ति नहीं मिलेगी, बल्कि संपत्ति जो संपत्ति के बाकी वारिस थे उनमें बटेगी। यानी अगर 3 बेटे थे, एक मर गया, तो अब संपत्ति के 2 हिस्से होंगे, 3 नहीं होंगे। इस एक्ट में पहली बार तय किया गया कि यदि विधवा है तो विधवा को अपने पति की संपत्ति मिलेगी, यानी उसके पति का जो संपत्ति में हिस्सा होना चाहिए था वो उस विधवा स्त्री को मिलेगा। हाँ, ये जरूर था कि ये हिस्सा ऐसा नहीं है लिमिटेड एस्टेट के रूप में मिला, यानी वो बेच नहीं पाएगी। जब तक संयुक्त परिवार की संपत्ति है वो अलग से उसको बेचेगी नहीं। जब संपत्ति बिकेगी उसको हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन उसको बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, पति की संपत्ति जितना हिस्सा था वो अधिकार उसका हिस्सा होगा। और 1937 का ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब देखिए इस समय तक क्या हो रहा था। ईसाइयों के लिए कुछ कानून बने थे, आगे बताऊंगा मैं। पारसियों के लिए भी कुछ बन गए थे, वही बताऊंगा। यहूदियों के लिए भी एक आध बन गया था, बताऊंगा आगे चलकर। हिंदुओं के लिए लगभग बहुत सारे कानून बन गए थे और हिंदू समाज में ठीक ठाक उथल पुथल हो रही थी इस समय। 1937 तक आते आते ये भी समझ में आ गया था कि अब आजादी बहुत दूर नहीं है भारत की। और आपको ये भी पता है कि मुस्लिम लीग का जो मूवमेंट था वो भी इस समय तक ठीक ठाक लेवल पे आ चुका था। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे व्यक्ति इस बात से 2-4% शायद खुश भी होंगे कि चेंजेस आएंगे हमारे समाज में। कुछ व्यक्ति इस बात से बहुत परेशान थे कि कहीं जो हिंदू समाज में चेंजेस आ रहे हैं, जो बाकी समाजों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज हमारे कानून में भी चेंज कर देंगे। इसलिए मुस्लिम संगठनों ने दबाव बनाया और ये कहा कि हम अपने कानूनों से छेड़खानी नहीं चाहते जरा सी भी। तो अंत में जो सहमति बनी हुई है
कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1937 में एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में एक्ट पारित हुआ। मुश्किल से 1.5-2 पेज का एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। इस एक्ट में क्या प्रावधान है जब मैं मुस्लिम विधि पर आऊंगा और फिर शाहबानो शायराबानो सब समझेंगे तब बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझें, इस एक्ट का सार कुल मिला के इतना है कि मुसलमानों से जुड़े सारे के सारे मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही तय होंगे, इसमें कोई और कानून बीच में नहीं आएगा। और एक तरह से अंग्रेजों ने यह मान लिया कि मुसलमानों के मामले में हम कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा चलेगा। और मैं जितने एक्ट बता रहा हूं ना, ये सारे एक्ट आप गूगल पर सर्च करेंगे, सब उपलब्ध हैं इनके डॉक्यूमेंट्स। जो पढ़ने का मन करे टाइप कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए या वैसे ही डाउनलोड करके पढ़ लीजिए उसको। मुश्किल से 2-2.5 पेज का एक्ट है, इसमें इतना है। उसके 2 साल बाद केवल एक एक्ट और पारित हुआ 1939 में, जो 1937 के एक्ट का ही सेक्शन 5 था, उसको हटा दिया गया और एक अलग एक्ट पारित कर दिया गया। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसका मतलब मुस्लिम विवाह को खत्म करना हो तो उसको खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो तरीके शरीयत वाले हैं वो तो चलेंगे, उसके अलावा ये एक्ट भी है। इस एक्ट के तहत मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि यदि वो तलाक लेना चाहें तो कोर्ट में जाकर इन ग्राउंड्स पे तलाक ले सकती हैं, और बाकी जो शरीयत वाले तरीके हैं वो तो चलते ही रहेंगे। ये 2 एक्ट पारित हुए। सरल भाषा में मैं अगर आपसे कहूं, हिंदू समाज की विधियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हिंदू समाज के जो धर्म सुधारक थे वो खुद उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है। मुस्लिम समाज में ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए अंग्रेज डरते रहे और अंत में एक ऐसा एक्ट पास करके चले गए जिस एक्ट का कुल मिला के सार ये है कि हम अपनी विधि में कोई सुधार नहीं चाहते। और यदि हमारे यहाँ महिलाएं अन्याय झेल रही हैं, हिंदुओं में भी झेल रही थी, मुसलमानों में भी झेल रही थी, बल्कि मुसलमान महिला के साथ अन्याय हिंदू महिला की तुलना में ज्यादा ही हो रहा था उस समय भी, आज भी हो रहा है। तो हमें अपना अन्याय नहीं सुधरवाना, हम तो अपना अन्याय ऐसे चलाएंगे, हमारे बीच में दखल मत दीजिएगा। और अंग्रेजों ने पता नहीं क्या सोचकर उस एक्ट को पास कर दिया। और अब 1937-39 का समय आ चुका है, केवल 8 साल बाद भारत को आजाद होना है। और इस समय आते आते अब ये लगने लगा, जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, उनका मानना था कि संविधान लागू होने के प्रोसेस में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बन जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि संविधान से बात नहीं बनेगी, बात तो इस चीज से बनेगी कि हिंदू महिलाओं को, निम्न जातियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और वो बराबरी का अधिकार तभी मिलेगा जब सिविल कोड इक्वल होगा, ताकि जाति और लिंग के भेदभाव समाप्त हों। अब 1937 में जब देशमुख एक्ट पास हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि विधवा को संपत्ति में हिस्सा देंगे, तो इसका मतलब बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि बेटी तो किसी और घर में जाएगी। कल को क्या पता उसके पति की मौत हो, वहां विधवा हो जाएगी तो उसको संपत्ति मिलेगी। कंफ्यूजन पैदा होने लगे। और अब मैं जो शुरू कर रहा हूं इसी को बोलते हैं हिंदू कोड बिल की डिबेट। हिंदू कोड बिल बहुत प्रसिद्ध डिबेट है, जिस पर मैंने जिक्र किया था कि इतना विरोध हुआ उस समय, इतना तमाशा हुआ। वो तमाशा क्या था, कैसे कैसे हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 1941 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, एक व्यक्ति के नेतृत्व में, उसका नाम था B.N. राव। और B.N. राव बहुत ही शानदार किस्म के व्यक्ति थे। B.N. राव का महत्व समझना हो तो ये समझे कि ICS अधिकारी तो थे ही, जूरिस्ट थे, जज भी थे, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। उसके पहले बर्मा की संविधान सभा के सलाहकार रह चुके थे। अंग्रेजों का इन पर इतना विश्वास था, और भारतीयों का भी, संविधान सभा के मेंबर्स का भी इतना विश्वास था। बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहे, अपनी मृत्यु से एकदम पहले वहीं पर थे। उससे पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे कुछ समय तक। और पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने
मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन PhD की हुई थी। वो इस लेवल के विद्यार्थी थे। अमेरिका और इंग्लैंड में इतना विस्तार में पढ़ के आए थे चीजों को। यदि कानून के मामले में कोई एक व्यक्ति उनकी बराबरी में खड़ा होता था तो वो थे BN राव, और वो संविधान सभा के एडवाइजर थे। जब संविधान बन गया, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा साइन हुआ। तो 25 नवंबर 1949 की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े होकर ये बात कही सभा के सामने कि लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं कि मैंने संविधान बनाया है, भविष्य में भी ऐसा करेंगे, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूं कि संविधान बनाने में जितनी भूमिका मेरी है, लगभग उतनी भूमिका BN राव साहब की भी है। इनकी मदद के बिना संविधान हम ऐसा नहीं बना पाते। इन BN राव की एक कमेटी बनाई अंग्रेजों ने। उस कमेटी का नाम था हिंदू लॉ कमेटी, हिंदू विधि समिति। और इनसे कहा कि भाई थोड़ा सा ना ठीक से अध्ययन करो हिंदू विधियों का। और एक तो जो देशमुख एक्ट को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ना, कि विधवा की संपत्ति का अधिकार बनाम बेटी की संपत्ति का अधिकार, एक तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और दूसरा, एक ट्रेंड उस समय क्या था कि हिंदू पुरुष एक से अधिक विवाह कर लेते थे। कई बार तलाक हिंदुओं में होता नहीं था उस समय तक। इससे क्या होता था कि एक ही घर में 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नी हैं, जैसे मुसलमानों में आज भी ऐसा हो सकता है कानूनन। तो जो पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो किसी और पत्नी के आने के बाद उसका क्या सम्मान रह जाता है। और यदि वो अपमान न झेलना चाहे, कहीं और जाके रहना चाहे, तो उसका गुजारा कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। और ऐसे केसेस खूब आ रहे थे जिसमें हिंदू पुरुषों ने अपनी पहली पत्नी को अबेंडन करके, छोड़ के, जिसको परित्यक्त महिला कहने का रिवाज हमारे समाज में कहीं कहीं है, वो करके, परित्याग करके दूसरे के साथ रहने लगते थे। तो BN राव साहब से कहा गया था कि आप ये भी जरा स्टडी करके देखिए कि यदि किसी हिंदू महिला का पति दूसरी शादी कर ले तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सेपरेट रेजिडेंस की स्थिति में उसके पति को बाध्य कर सकें कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे, मेंटेनेंस दे, रख रखाव की राशि दे। अभी तक क्या था कि पति के घर में 2-3 पत्नियां हैं, वो उन सबकी जिम्मेदारी उठा रहा है फाइनेंशियल। लेकिन पत्नी के सामने दिक्कत है कि वो या तो जिंदा रहे या सम्मान के साथ रहे। अगर वो सम्मान के साथ रहना चाहे तो उसको अलग रहना होगा। एक ही घर में दूसरी पत्नी के साथ कैसे रहेगी वो। लेकिन यदि वो उस घर से जाएगी तो उसका तो रोजी रोटी खत्म हो गई, जीवन कैसे गुजारेगी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक बार ये सोच के देखो कि यदि किसी महिला का पति दूसरी शादी कर ले तो क्या हम ये अधिकार दे सकते हैं कि वो अलग घर में रह सके और उसके अलग से रहने का खर्चा उसका पति उठाएगा जिसने सेकंड मैरिज की है, थर्ड मैरिज की है। इसके लिए हिंदू लॉ कमेटी बनी। जब बन गई तो BN राव +3 4 मेंबर्स की कमेटी थी। उन्होंने गंभीरता से विचार किया और गंभीरता से विचार करके जो अपनी रिपोर्ट दी 1944 में दी। और उस रिपोर्ट को देखकर अंग्रेजों को यह समझ में आया कि इस पर थोड़ा सा और गहराई से काम करने की जरूरत है। BN राव साहब ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत एक कोड बनाएं हिंदू समाज के लिए। तो 1944 में ये कमेटी फिर से गठित कर दी गई और BN राव ही इसके अध्यक्ष थे। उन्हें कहा गया कि आप फिर से इस पर रिसर्च कीजिए। अब 1946 में संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में भी सलाहकार थे, तो उस समय तक ये काम अपना पूरा कर चुके थे। और 1947 के फरवरी महीने में इनकी एक रिपोर्ट, व्यापक रिपोर्ट पब्लिश हुई और ये इन्होंने सौंपी उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी। ध्यान रखना है कि संविधान सभा ही हमारी पहली संसद भी थी। जब तक पहला इलेक्शन नहीं हुआ, पहला इलेक्शन हमारे देश में कब हुआ? 1951 के अंत, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 1952 की शुरुआत जनवरी फरवरी मार्च तक हुआ। 1952 के इलेक्शन तक, जब तक लोकसभा का चयन नहीं हो गया, आपको अच्छे से समझ लेना है, लोकसभा को चुनती है जनता, विधानसभा को चुनती है जनता। 1951-52 में पहली विधानसभाएं, पहली लोकसभा के इलेक्शन हुए। राज्यसभा कौन चुनता है? विधानसभाओं के मेंबर्स चुनते हैं। तो जब ये इलेक्शन हो गया तो विधानसभाओं के मेंबर्स ने राज्यसभा के लिए मेंबर्स को चुना, तब राज्यसभा बनी। और फिर हुआ पहला चुनाव राष्ट्रपति का,
क्योंकि राष्ट्रपति को चुनने के लिए विधानसभाओं के मेंबर भी चाहिए, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। ये पूरा प्रोसेस 1952 का प्रोसेस है। इसलिए 1952 से पहले न राज्यसभा थी न लोकसभा थी, यानी कि पार्लियामेंट हमारे द्विसदनीय जो संसद कहते हैं वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक संविधान सभा थी, वही संविधान सभा कुछ मीटिंग्स में हो जाती थी संसद, कुछ मीटिंग्स में हो जाती थी संविधान सभा। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान का काम पूरा हो गया पूरी तरह से, 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया बेसिकली, उसके बाद से संविधान सभा वाली भूमिका समाप्त हो गई। उसके बाद से उसकी भूमिका क्या हो गई? संसद। तो हमारे देश की पहली संसद वही है जो संविधान सभा थी, वही उस समय के सारे कानून पास कर रही थी। तो इस संविधान सभा में ये रिपोर्ट लाई गई। अच्छा, 1947 की फरवरी है, आपको पता है कि अगस्त में आज़ादी मिलने वाली थी। उस समय पूरा देश उसमें व्यस्त था, उन चीज़ों में व्यस्त था। तो इस रिपोर्ट पर संविधान सभा में बहुत विस्तार से बात हो नहीं पा रही थी। हिंदू कोड बिल जिसको बोलते हैं, उस पर बहुत बात हो नहीं पा रही थी। और तब ये हुआ कि कुछ समय के बाद कहा गया कि एक सिलेक्ट कमिटी इस पर विचार कर ले। ये हमारी पार्लियामेंट या दुनिया की लगभग हर सभ्य देश की पार्लियामेंट का एक अच्छा सिस्टम है कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो सिलेक्ट कमेटी विचार करती है। सिलेक्ट कमेटी का मतलब होता है सभी दलों का जो अनुपात है सदन में, उसी अनुपात में एक छोटी समिति बन जाए, वो उस पर बात कर ले और फिर वो सही मेंबर्स अपने अपने दल के मेंबर्स को समझा दें और वोटिंग जब संसद में हो तो उसी तरीके से हो जाए। क्योंकि 400-500 लोग मिलकर विचार करते, आपको पता है विचार तो फिर हो नहीं पाता है, विचार तो 10, 20, 30 तक ही हो पाता है ज्यादा। और सिलेक्ट कमेटी जो बनी, इस सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों थे ये अध्यक्ष? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आजाद हुआ उस दिन से एक नया मंत्रिमंडल बना। ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक के 5 सालों में जो सरकार थी, वो सरकार जनता ने नहीं चुनी थी। हमारे संविधान सभा में जनता ने सीधे नहीं चुनी थी। इसलिए नेहरू जी की उस सरकार के मंत्रिमंडल में 2-3 मेंबर्स ऐसे थे जो गैर कांग्रेसी मेंबर्स थे। उनको विशेष रूप से रखा गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि ये सरकार एक पार्टी की सरकार ना होकर के देश की सरकार है। और ऐसे मेंबर्स में एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ही, जो उस समय एक SCF नाम का संगठन चला रहे थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बोलते हैं। एक मेंबर हिंदू महासभा से थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यही हिंदू महासभा 1951 में आकर भारतीय जनसंघ में कन्वर्ट हो गई। यानी कन्वर्ट क्या हो गई, हिंदू महासभा से ये अलग हो गए SP मुखर्जी साहब, क्योंकि कुछ मतभेद थे, और एक नई पार्टी बना रही भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में मर्ज हो गया और 1980 में यही समूह जो था एक नई पार्टी के रूप में सामने आया। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो आज हमारे केंद्र में सत्ता में है, देश में सत्ता में है। एक बलदेव सिंह नाम के व्यक्ति भी थे। ये 3 व्यक्ति मुख्य रूप से ऐसे थे जो उस सरकार में गैर कांग्रेसी मेंबर्स के रूप में शामिल थे। तो बी आर अम्बेडकर जब सरकार में शामिल हुए 15 अगस्त 47 को, इनकी बैकग्राउंड को देखते हुए इनको बनाया गया लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। और जब विधेयक आया, सिलेक्ट कमेटी बनी, तो स्वाभाविक सी बात थी कि कानून मंत्री को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो उस पर ठीक से विचार विमर्श करे। अच्छा, अम्बेडकर साहब को लेकर SP मुखर्जी और कई लोगों को लेकर नाराजगी रहती थी। अम्बेडकर बहुत रिवोल्यूशनरी नेचर के थे। वो हिंदू समाज की विधियों को लेकर तो बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि उन्होंने जाति निर्योग्यताओं को अपने ऊपर झेला हुआ था। तो जाति के मामले में और महिलाओं के अधिकारों के मामले में वो इतने फ्यूरियस थे, इतने आक्रामक थे, इतने रिजिड थे कि उससे जो रूढ़िवादी नेता थे, ट्रेडिशनल माइंडसेट के नेता थे, बहुत डरते थे उनसे, चिढ़ते भी थे उनसे। और हिंदू कोड बिल में कई ऐसे प्रावधान थे जो प्रावधान किसी भी ट्रेडिशनल हिंदू को नाराज कर सकते थे। जैसे मैरिज वाले, इसमें 8 खंड थे इस हिंदू कोड बिल में। एक विवाह के बारे में था, फिर
एडॉप्शन के बारे में था, गोद लेना जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस के बारे में था, फिर जो पत्नी अलग हो गई है उसके अधिकार क्या क्या होंगे इस पर भी था। सब पे अलग अलग चैप्टर्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे इसके। मैरिज के हिस्से में पहली बार डिवोर्स की व्यवस्था इसके तहत की गई थी। पहली बार मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह, कि एक पति की एक ही पत्नी होगी, एक पत्नी का एक ही पति होगा, इसको बोलते हैं मोनोगैमी, एक विवाह की प्रथा। तो हिंदू समाज में पहली बार नियम के तौर पर मोनोगैमी, और साथ में ये भी कि अगर कोई बाइगैमी करता है यानी दो विवाह करता है, या पॉलीगैमी बहुविवाह करता है, तो उसके लिए जेल की व्यवस्था की गई थी। तो इससे परंपरागत हिंदू समुदाय में तहलका मचना स्वाभाविक था। कई हिंदू पुरुषों को लगता था कि हमारा तो अधिकार है कि 2-3 विवाह कर लें, इसलिए कईयों को मिर्च लगी इस बात से। इसलिए आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट बड़े भ्रष्ट मोड़ पे चली गई है। मसला था कि हिंदू समाज में हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले, मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले। हिंदुओं में मोनोगैमी आ गई, कम से कम कानून के स्तर पर तो आई गई है, मुसलमानों में नहीं आई। अब मुद्दा होना यह चाहिए कि मुस्लिम महिलाएं आंदोलन करें कि भाई हिंदू महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला तो हमें क्यों नहीं मिला। और हुआ इसका उल्टा, हिंदू पुरुष आंदोलन करने लगे कि मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है तो हमें 4 शादी का अधिकार क्यों नहीं है। कितना भ्रष्ट तरीके से बहस को मोड़ने का प्रयास हुआ। जिसके अधिकार मारे जा रहे हैं वो हिंदू पुरुष के अधिकार नहीं मारे जा रहे। एक से ज्यादा विवाह करना मूल अधिकार नहीं हो सकता किसी का भी। जिसके अधिकारों को चोट पहुंच रही है वो तो मुस्लिम महिला है, और आंदोलन कर कौन रहे हैं, हिंदू पुरुष कर रहे हैं। और कैसे कैसे आंदोलन हुए, अभी कुछ केसेस का जिक्र करूंगा मैं आपके सामने। कोर्ट केसेस में ये बात सामने आई, और फिर कुछ लोगों ने और कलाकारी करनी शुरू कर दी। जो एक बहुत प्रसिद्ध मामला हुआ 1995 में, सरला मुदगल का मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणियां की हैं, वो देखेंगे थोड़ी देर में क्या था। हिंदू कोड बिल में तीसरा था कि जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके मामले में कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जिनसे महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा ठीक ठाक मिलने वाला था। इस वजह से ठीक ठाक खलबली मची। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरुद्ध थे, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल मिजाज के व्यक्ति भी थे, उनकी पार्टी का संगठन भी ट्रेडिशनल था, उन्होंने इसका विरोध किया। मामला इतना ही था, कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट होने शुरू हो गई। कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल इससे बहुत खुश नहीं थे, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया नहीं, पर मुखर विरोध नहीं किया, अंदर ही अंदर वो इससे नाराज थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति होने वाले थे, अंतरिम राष्ट्रपति 1949 के बाद बने गए थे, वो भी नाराज थे। जब 1950 में संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी को, उस दिन गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ, यानी कि जो सी राजगोपालाचार्य थे उनका कार्य पूरा हुआ, और नेक्स्ट जैसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद आ गए। उससे पहले उस संविधान सभा में कार्यवाहियां देख रहे थे प्रमुख के तौर पर। राजेंद्र प्रसाद न केवल नाराज थे हिंदू कोड बिल से, बल्कि खुल के नाराज थे। उन्होंने तो जब ये बिल अंत में आया तो यहां तक घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करने को बाध्य नहीं है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 111 पढ़ेंगे ना, जिसके तहत राष्ट्रपति साइन करता है, उसकी भाषा ऐसी है कि कंफ्यूजन हो सकता है। और राजेंद्र प्रसाद इतने बिफर गए थे, बोले कि राष्ट्रपति साइन करने को बाध्य नहीं है। लोग मजाक में कहते हैं, सच तो पता नहीं क्या है, कि नेहरू जी ने उसी फाइल पर लिख के भेजा कि संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था भी आर्टिकल 61 के तहत, यदि आप साइन नहीं करेंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। किंवदंती है कि ऐसा हुआ। अब एग्जैक्टली इनके बीच में कैसे बातें हुई, फाइल पे लिख के बात हुई कि मौखिक बात हुई, पता नहीं, पर कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा, और नेहरू जी की तरफ से गया कि मैं महाभियोग लगा दूंगा आपके ऊपर, उसके बाद जाके साइन हुआ। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि 1950 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, वो भी इसके खिलाफ थे, नाराज थे। मतलब अगर आपने जेबी कृपलानी का नाम सुना हो, जेबी कृपलानी, बाद में कांग्रेस ने इनको बहुत महत्व नहीं दिया, और बाद में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी के खिलाफ ये भी सड़क पे उतरे। बहुत वयोवृद्ध और सम्मानित नेता रहे, ये भी खिलाफ थे हिंदू कोड बिल के। इन सबका मानना था कि हिंदू समाज के कानूनों में बिना बात के हस्तक्षेप आप क्यों कर रहे हैं।
अंबेडकर का कहना था कि आज़ादी का असली मतलब ये नहीं होता कि अंग्रेज चले गए, भारत के लोग आ गए। आज़ादी का असली मतलब है महिलाओं को आज़ादी मिले, दलितों को आज़ादी मिले, जो जो वर्ग वंचित हैं। और ये सब वर्ग अंग्रेजों के होते हुए फिर भी उम्मीद में है कि अच्छे कानून बनेंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद अगर रूढ़िवादियों का शासन आ गया, उसके बाद तो इनकी उम्मीद और ध्वस्त हो जाएगी कि इनके विकास के लिए कुछ होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू कोड बिल पास हो। वो हिंदू कोड बिल को पास करने पर आमादा थे। वो तो संविधान में ही चाह रहे थे कि एक ही बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। जब नहीं आ पाया तो अंत में आर्टिकल 44 पर सहमति बनी कि ठीक है, 44 में ये लिखते हैं कि राज्य प्रयास करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था हो। अब उसके बाद के 3-4 साल अंबेडकर जी प्रयास करते रहे, विचार विमर्श किया, उन्होंने ड्राफ्ट चेंज किया। जो ड्राफ्ट चेंज हुआ, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुए, उस पर सहमति बन नहीं पाई सदन में। सहमति बनाने के लिए नेहरू जी कुछ लिबरल थे। नेहरू जी ने अंबेडकर से कहा कि कुछ चीजें चेंज कर लेते ताकि सहमति बन जाए। इस सारे प्रोसेस में अंबेडकर साहब बहुत नाराज हुए और अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया सितंबर 1950 में। और ये कह के इस्तीफा दिया कि हिंदू कोड बिल के मामले में जो भारत की संसद ने आचरण किया है इस समय तक, वो ऐसा है कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी आजादी का सपना हमने नहीं देखा था। और नेहरू जी पे उन्होंने कहा कि नेहरू जी अपने मंत्रियों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वो मंत्री नहीं, वो उनको अपना असिस्टेंट समझ रहे हैं। उनकी बात का महत्व नहीं है, मंत्रियों की बात का महत्व नहीं है। मैं कानून मंत्री हूं, पर कानून क्या बनेगा मेरी इसमें राय नहीं चल रही है। अंत में इस्तीफा दिया। और ये सब लोग क्या बोल रहे थे? ये सब कह रहे थे कि आपको हक कैसे बनता है कि आप किसी समाज की विधि में हस्तक्षेप करें। साथ में एक बात ये भी कही गई इस समय कि भैया तुम जनता से इलेक्ट तो हुए नहीं हो अभी नेहरू जी, पहला इलेक्शन तो हुआ नहीं अब तक, अंतरिम सरकार है और आप इतने बड़े फैसले करो, पहले जनता से पूछ तो लो कि तुम्हारी बात मानती है कि नहीं मानती है। ये बात नेहरू जी को समझ में आ गई। और 1950 में देखिए बहुत रोचक स्थिति है। भारत का संविधान लागू हो चुका है, उसके बाद भी हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पा रहा है। अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे कि मैं इस प्रोसेस में रहूंगा ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम सब लोग। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के कंट्रोल में नहीं है। पटेल उस समय उप प्रधानमंत्री हैं देश के, और देश के उप प्रधानमंत्री होने के नाते उनका ठीक ठाक रसूख है। और नेहरू इस सारे माहौल में इतना ही कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, पहला आम चुनाव हो जाने दो। मैं आम चुनाव में जनता के सामने यही बात कहने वाला हूं कि देखिए, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो मैं हिंदू कोड बिल पास करवाऊंगा, हिंदू महिलाओं को, निम्न जातियों को अधिकार दूंगा। अगर मुझे वोट दोगे तो ये मान के चलना कि कोड बिल पास होगा, बाद में ये मत कहना क्या कर दिया। जब ये कह के चुनाव लड़ूंगा और अगर मैं उसके बाद जीत गया तो इसका मतलब ये जनता चाहती है भारत की, और तब मैं हिंदू कोड बिल को पास करवाऊंगा। और 1951-52 के चुनाव में नेहरू जी जबरदस्त तरीके से जीते। उन्होंने यही कहा, जनसभाओं में कहा कि हिंदू कोड बिल पास करना है मुझे किसी भी हालत में। और जनता ने उनको 489 में से 364 सीटें देकर ऐसा बहुमत दिया कि वो कुछ भी कर सकते थे। विधानसभाएं उनके हाथ में, लोकसभा उनके हाथ में। क्योंकि विधानसभाएं उनके हाथ में तो राज्यसभा भी उनके हाथ में, क्योंकि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा उनके हाथ में तो राष्ट्रपति भी उनके हाथ में। मतलब राजेंद्र प्रसाद उनके हाथ में आ नहीं रहे थे, ठीक थे, लेकिन तब भी ये था कि उनकी बात को खारिज करना आसान काम नहीं था। सबसे रोचक बात क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाकर 1951 में नेहरू जी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, और 51 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष वो खुद ही रहे, और 55 से 59 तक UN ढेबर रहे, जो उनके साथ जिनका अच्छा गहरा संबंध था। वो समझ गए थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष यदि कोई और व्यक्ति रहा तो मुझे परेशान करेगा। जैसे आजकल आप देखेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका सबसे अच्छा दोस्त बीजेपी का अध्यक्ष। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का, उनका सबसे अच्छा दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है वो पार्टी का मुखिया बन जाएगा या उप मुख्यमंत्री बन जाएगा।
ये करना पड़ता है सारी पार्टियों को, ताकि पार्टी पर भी कंट्रोल रहे, सरकार पर भी कंट्रोल रहे। ये हर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। अब 1951 में जैसे ही नेहरू जी बन गए पार्टी अध्यक्ष, ये चुनौती समाप्त हो गई। राजेंद्र प्रसाद बन गए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ज्यादा बोलना नहीं होता है, चुप रहना होता है, तो ये चुनौती भी खत्म हो गई। दुर्भाग्य की परिस्थितियों में 1950 के दिसंबर महीने में जो सरदार पटेल थे, स्वास्थ्य खराब होने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब पटेल की तरफ से भी चुनौती ऐसी नहीं आने वाली थी। जेबी कृपलानी का बहुत महत्व था नहीं। अंबेडकर का दबाव इसलिए खत्म हो गया कि वो इस्तीफा दे चुके थे, और इसलिए जब 1951-52 के चुनाव में नेहरू जी बड़े बहुमत से जीते, तो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए ना पटेल थे, महात्मा गांधी 1948 में चले गए थे जनवरी में, ना महात्मा गांधी थे ना पटेल थे। महात्मा गांधी का स्टैंड इस पे क्या रहता बहुत क्लियर मिल नहीं पाता हमें, क्योंकि महात्मा गांधी विचारधारा में कुछ मामलों में रूढ़िवादी व्यक्ति माने जाते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ प्रावधानों के खिलाफ होते, पर पता नहीं क्या होता, वो होते तो कुछ पता लगता। लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, इस वजह से नेहरू जी को सुविधा तो रही ही होगी। तो महात्मा गांधी चले गए हैं, पटेल साहब नहीं है उस समय, इसके अलावा टंडन जी अब अध्यक्ष नहीं है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो गए हैं, अम्बेडकर जी इस्तीफा दे चुके हैं। अब एकदम रास्ता खुला हुआ था, और उन्होंने कानून मंत्री में एक राज्य मंत्री के पद पर श्री P.V. पातस्कर नाम के एक आदमी थे, उनको अपॉइंट किया, जिन्होंने खूब ताकत लगाई। और तब 1952 से ये कोशिश शुरू हुई कि हम हिंदू कोड बिल को पास करवाएं। और हिंदू कोड बिल कैसे पास हुआ, देखिए कैसे कैसे पास हुआ। हाँ, तो जिसको हम हिंदू कोड बिल कह रहे हैं, हिंदू कोड बिल जब नेहरू जी पास करने के लिए तैयार हुए, तो उनको समझ में आ गया था कि हिंदू कोड बिल को एज इट इज पास करवाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका विरोध बहुत ज्यादा था। तो फिर जो सहमतियां बनी उस समय, उसमें एक सहमति यह बनी कि हम हिंदू कोड बिल के कुछ हिस्से कर लेते हैं, पार्ट्स कर लेते हैं, और कुछ हिस्से जिन पर विवाद ज्यादा था उनको अभी के लिए स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। और ये करने के बाद हिंदू कोड बिल के कुल 4 हिस्से बने, और 4 हिस्से, उनमें से पहला हिस्सा 1955 में पारित हुआ, और बाकी तीनों हिस्से 1956 में। यानी कि अब हिंदू कोड बिल एक अपने आप में बिल के रूप में नहीं आया, बल्कि हिंदू कोड बिल के विभिन्न हिस्सों में से 4 हिस्से 4 अलग अलग बिल के रूप में आए, और वो चारों एक्ट बने। 1955 में सबसे पहले जो एक्ट बना उसको बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके बहुत सारे प्रावधान आज भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे सामने, देखते हैं उसको भी। 1956 में जो पहला एक्ट बना, यानी कि कुल दूसरा एक्ट, उसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन मैंने आपसे पहले ही कहा, इसका मतलब होता है उत्तराधिकार, तो हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। मैं इन सब के प्रावधान कुछ कुछ बताऊंगा कि इनसे हिंदू समाज में क्या परिवर्तन आया, हमें यह समझना है। तीसरा जो एक्ट है इसको बोलते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो बच्चे हैं, और गार्जियनशिप का मतलब होता है संरक्षकता, और माइनॉरिटी के लिए अवयस्कता हिंदी में बोल देते हैं। तो हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधिनियम, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। और चौथा जो एक्ट था उसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। एडॉप्शन का मतलब होता है बच्चे को गोद लेना या दत्तक लेना, जिसको बोलते हैं दत्तक ग्रहण कहते हैं, और मेंटेनेंस तो रख रखाव होता है। तो हिंदू दत्तक ग्रहण व रख रखाव अधिनियम 1956 या हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। मैं लिखता संक्षेप में हूं, लेकिन मैं 2-3 बार बोलता हूं, इसीलिए जाके आप उसको लिख सके अपने तरीके से। और वैसे भी इनमें से कुछ भी आपको सर्च करना हो, नेट पर सर्च करते पूरे नाम आपको मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं।
ये 4 एक्ट हैं जिन चारों एक्ट ने मिलकर हिंदू समाज की विधियों की सूरत एकदम बदल दी। और जो प्रोसेस 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के साथ शुरू हुआ था, या जो लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से जिसको हम कहते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से आगे बढ़ा था, वो बढ़ते बढ़ते इन 4 एक्ट तक पहुंचा। इन 4 एक्ट के माध्यम से हम ये दावा कर सकते हैं कि हिंदू समाज में जो विधियां हैं वो जाति और लिंग के मामले में लगभग बराबर हो गई। कुछ बहुत छोटे से अपवादों को अगर छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि हर मामले में बराबरी आ गई, और जो बराबरी उस समय नहीं आ पाई वो उसके बाद के कुछ अमेंडमेंट्स के माध्यम से, कुछ कोर्ट के जजमेंट्स के माध्यम से बराबरी आ गई। तो हम संक्षेप में समझते हैं कि इन चारों एक्ट्स में ऐसा क्या नया प्रावधान हुआ जो आज भी हमारे समाज पर लागू है, और इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमने यूनिफॉर्मिटी की तरफ कम से कम हिंदू विधियों को पहुंचाने का एक गंभीर प्रयास किया, जिसके लिए हमारी संसद निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या है। इन चारों एक्ट में जो शुरुआत का हिस्सा है, पहले उसमें बताया गया कि हिंदू कौन है। ये भी तो अपने आप में एक डिबेट है कि हिंदू में कौन कौन शामिल होगा। बाकी जो धर्म है, जैसे उदाहरण के लिए ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है या पारसी धर्म है, इन सब धर्मों में क्या खास बात है कि जैसे यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में एक ईश्वर है, एक पुस्तक है, एक पैगंबर है, तो चीजें निश्चित है। हिंदू धर्म के साथ खास बात यह है कि इसमें कुछ भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कोई ये किताब ऐसी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का हर व्यक्ति इस किताब को मानता है। आप गीता को मान सकते हैं, कोई और वेद को मान सकता है, कोई पुराण को मान सकता है, हजारों ऑप्शन है। कोई रामायण को ही मान ले तो उसको आप क्या कह सकते हैं। ठीक वैसे ही कोई एक धार्मिक संगठन ऐसा नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के लिए, कैथोलिक ईसाइयों के लिए जो वेटिकन सिटी की चर्च है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये कहा जा सकता है। इसी तरह से आप मुसलमानों के लिए कह सकते हैं कि मक्का और मदीना अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। हिंदू समाज में धार्मिक संगठन ऐसा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि आप उसके माध्यम से उसको डिफाइन कर सकें। इसलिए ये भी कई बार समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन शामिल नहीं है, और वो कौन सा निर्धारक तत्व है जिस तत्व के आधार पर किसी को हिंदू कहा या हिंदू वर्ग से बाहर किया जा सके। तो बहरहाल इसका जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें लिखा था कि हिंदू का मतलब वह है जो ईसाई, मुसलमान, यहूदी और पारसी नहीं है। जब ये लिखा गया तो कई लोगों ने शोर मचाया कि ये तो हिंदू शब्द की नेगेटिव डेफिनेशन है, और वो विरोध करने वालों में आमतौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो मतलब हिंदू समाज के जो नेता थे, या आप कह सकते हैं कि जो हिंदू महासभा का पक्ष था, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, उन सबका कहना था कि हिंदू समाज की कैसी परिभाषा आपने कर दी है। तो इस वाले ड्राफ्ट में जब संशोधन होकर आया तो कहा गया कि हिंदू का मतलब क्या है। सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि हिंदू शब्द जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में भी अगर आप आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार दिया गया, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आगे चल के स्पेसिफाई किया हुआ है कि जहां हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू धर्म के संगठन का प्रयोग किया है, वहां हिंदू शब्द में सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल होंगे। तो एक सहमति चली आ रही थी, और ये सहमति लंबे समय से थी कि जब हम हिंदू कोई विधि बनाएंगे उसमें ये 3 विधियां शामिल होंगी। इसका तर्क एक ये भी था कि ये तीनों धर्म हिंदू धर्म से ही विकसित हुए हैं, इसलिए अपनी धार्मिक विधियों में कुछ अंतर होने के बावजूद अपने सामाजिक विधान में इन धर्मों के मानने वाले प्रायः वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो सिस्टम हिंदू धर्म के लोग फॉलो करते हैं। हालांकि इस पे इन धर्मों के कुछ व्यक्तियों को आपत्ति थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारी पहचान अलग क्यों नहीं हो रही, और यदि विधियां एक रखनी भी हैं तो भी इसका नाम हिंदू क्यों रखते हो, इसको इंडियन मैरिज एक्ट कर दो, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल उस समय इसको मान लिया गया कि हिंदू शब्द में ये तीनों धर्म भी शामिल हैं। दूसरी बात, आपने एक शब्द सुना होगा वीर शैव। ये अगर आप कर्नाटक की तरफ जाएंगे तो वहां एक संप्रदाय का नाम है वीर शैव, एक संप्रदाय का नाम है लिंगायत। तो स्पष्ट किया गया कि वीर शैव और लिंगायत भी हिंदू में शामिल हैं। इसके अलावा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये भी हिंदू में शामिल हैं।
तो यदि कोई व्यक्ति आर्य समाजी है या ब्रह्म समाजी है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में आएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। फिर बताया गया कि कौन शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड कौन कौन है। तो उसमें सबसे पहली बात कही गई कि जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या ज्यू यानी कि यहूदी है या पर्शियन या पारसी है, इन 4 धर्मों के मानने वाले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। ठीक बात है, तो अंडरस्टैंडिंग थी। और दूसरी इसमें बात कह दी गई कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनमें से कुछ को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा, तो उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा, ये बात इसमें कह दी गई है। तो मोटी सी बात। और ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो क्लॉज है ये चारों एक्ट में शुरू में एक जैसी है। और इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू का मतलब है जिनको हम हिंदू मानते हैं सामान्यतः, वैदिक धर्म, सनातनी, वो तो हैं ही, साथ में बौद्ध, जैन, सिख, वीर शैव को मानने वाले, लिंगायत, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, वो सब इसमें शामिल हैं। जो शामिल नहीं हैं उनमें कुछ ट्राइब्स हैं, जनजातीय लोग हैं, और बाकी मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी ये शामिल हैं। इन सबको हिंदू वर्ग से बाहर रखा गया है। तो ये तो सामान्य सी बात थी। अब सवाल है कि हिंदुओं का जो मैरिज का एक्ट है इसमें क्या क्या खास बातें हैं, और इसमें खास बातों में क्या है। पहली बात, इस एक्ट में तय किया गया कि अब हिंदू समाज में केवल और केवल मोनोगैमी यानी कि एक विवाह ही चलेगा। अब देखिए, एक सिस्टम होता है मोनोगैमी, एक को बोलते हैं बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब होता है द्विविवाह। अंग्रेजी में जब किसी शब्द से पहले BI लगाते हैं, समझ द्वि होता है, बाईगैमी। एक होती है पोलीगैमी। अंग्रेजी में पोली का मतलब होता है बहु, मोनो का मतलब होता है एक, गैमी का मतलब विवाह। तो मोनोगैमी एक विवाह, बाईगैमी द्विविवाह, पोलीगैमी बहुविवाह। अगर आप बहुविवाह की तरफ जाएंगे तो भी बाईगैमी के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि अनेक से पहले तो 2 आएगा, 2 शादी होंगी, उसके बाद ही तीसरी शादी होगी। तो पोलीगैमी 2 से ज्यादा में होता है। पोलीगैमी के भी 2 रूप माने जाते हैं। एक को बोलते हैं पोलीगिनी और एक को बोलते हैं पोलीएंड्री। पोलीएंड्री का मतलब है जहां पति 2 से ज्यादा हों, इसलिए इसको बोलते हैं बहुपति विवाह। जैसे पांडवों के मामले में अगर हम देखें कि 5 पांडव हैं, उनकी एक पत्नी है, तो वहां पति 1 से ज्यादा है, पत्नी एक ही है। ऐसे खस ट्राइब में अगर हम भारत में देखें तो वहां भी सिस्टम यही चलता है, जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी है। तो ये बहुपति विवाह, पोलीएंड्री हुआ। और पोलीगिनी का मतलब होता है जहां पत्नियां 1 से ज्यादा हों, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। जैसे अगर आज भारत के मुसलमानों को एक व्यक्ति को 4 विवाह करने का अधिकार है, एक पुरुष को, तो वो पोलीगिनी हुआ, बहुपत्नी विवाह हुआ। अगर हम भारतीय परंपरा में देखें तो जैसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो वो क्या हुआ, बहुपत्नी विवाह हुआ। या और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग में देखते हैं अपने इतिहास में जहां एक राजा की 1 से अधिक पत्नियां थी। अकबर का हो या जैसे शाहजहां के बारे में देखिए, इन सब राजाओं की बहुत पत्नियां थी। पृथ्वीराज चौहान का देखेंगे, पत्नी 1 से ज्यादा है। तो ये सब मामले क्या होते हैं, बहुपत्नी विवाह के मामले होते हैं। तो अब ये सिस्टम हुआ कि इससे पहले जिस जमाने में जो हुआ सो हुआ। अब इस नई व्यवस्था के तहत जो भी व्यक्ति हिंदू है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो एक ही विवाह करेगा। और मोनोगैमी का मतलब है कि बाईगैमी या पोलीगैमी के विरोध में प्रावधान बनाए गए, और ये प्रावधान मुख्य रूप से सेक्शन 11 है और सेक्शन 17 इसका जो है उसमें दिए गए हैं। देखिए, सेक्शन 17 जो है बहुत रोचक है। सेक्शन 17 ये कहता है कि यदि कोई पुरुष बाईगैमी करता है तो उस पर IPC सेक्शन 494 के तहत उसको दंड मिलेगा। और IPC आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता है, उसमें सेक्शन 494 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बाईगैमी करता है, पुरुष बाईगैमी करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल दी जा सकती है। तो 7 साल तक की जेल, डिपेंड करता है जज उस मामले में क्या देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट में हवाला आता है IPC 494 का, उसके तहत 7 साल तक की जेल है। और सेक्शन 17 में दूसरी बात ये लिखी है कि यदि कोई पुरुष एक विवाह कर चुका है और दूसरा विवाह करता है और अपनी दूसरी पत्नी से छिपा लेता है,
इस तथ्य को छिपा लेता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, अगर ऐसी बाइगेमी है तो ऐसे मामले में जो सजा होगी वो 10 साल तक की सजा हो सकती है, और ये आईपीसी सेक्शन 495 में इसका जिक्र किया गया है।